नमस्कार। दीपायन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ में आज हम एक नए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह है, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं संजीवनी हॉस्पिटल पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से ज़्यादा में हम लोग आ चुके हैं और कई बीमारियां से अभी हम लोग झेल रहे हैं। कोरोना हुआ, डेंगू अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा था, अब धीरे धीरे जा रहा है। इसमें लोगों में जॉइंट पेन की समस्याएं ज़्यादा आ रही है, इसका क्या कारण है सर? आपने ठीक पूछा है। आज के मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल में जॉइंट पेन बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, लेकिन जो अभी हम लोग झेल रहे थे जिसमें कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफस फीवर, इसमें एक नॉन स्पेसिफिक अर्थराइटिस हो रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे मरीज किसी उम्र का हो, सारे लोगों को जॉइंट पेन में हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि आदमी के शरीर में इम्यूनिटी घटता है और इम्यूनिटी घटने के बाद उसमें एक इंटरल्यूकिन करके एक ट्यूमर में एक मार्कर होता है, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर है, वो बढ़ जाता है। और उसका कोई वायरल का, वो चाहे टॉक्सिन से हो चाहे बैक्टीरिया के टॉक्सिन से हो, ये हो रहा है। तो जिसके कारण जोड़ में सूजन हो जाता है, उसमें इफ्यूजन भी हो जाता है, मतलब कि उसमें पानी जमा हो जाना, चाहे मवाद जमा हो जाना, इस तरह का फीचर लेकर के मरीज आते हैं और वो बहुत पेनफुल होता है। तो मरीज को इसमें बहुत, उनके लाइफ स्टाइल को बहुत हैम्पर करता है और उसके लिए डे टू डे केयर उनके बहुत ज़रूरी है। और उसके कुछ जांच हम लोग है जो करवाते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी है और कुछ स्पेसिफिक जांच भी है। कराने के बाद उसका उचित उपचार कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ग्रॉस डिस्ट्रक्शन हो जाने के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने की नौबत आ जाती है। उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय पहले से करते रहना चाहिए। जी, क्या क्या उपाय करना चाहिए सर? पहले तो रोगी का पूरा जांच कर लेना है कि रोगी किस रोग से ग्रसित है। इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्पेसिफिक अर्थराइटिस, एक नॉन स्पेसिफिक अर्थराइटिस। मान लीजिए कि किसी को किसी बीमारी के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस में हुआ, जैसे डेंगू में अर्थराइटिस हुआ, तो इसको हम लोग पहले डेंगू को इलाज करना है और उसका जो सबसे कॉमन मेडिसिन है जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको पैरासीटामोल कहते हैं, जिसको ऑप्टिमम डोज में देना है। जैसे अगर एडल्ट है तो 650 मिलीग्राम की टैबलेट 8 आवरली करके देते हैं। जब इन्फ्लामेशन, सूजन घट जाता है तो दवाई फीवर को भी कंट्रोल करता है, अर्थराइटिस को भी कंट्रोल करता है। तो नहीं, डेंगू के बाद भी अभी जनरली देखा जा रहा है कि दर्द जो है कमता तो है लेकिन रह जाता है जो। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि दर्द परसिस्ट करने का कारण ये होता है कि उसमें जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो जाके जमा हो जाता है हर जोड़ में, वो चाहे स्मॉल जॉइंट हो चाहे बिग जॉइंट हो, उसमें साथ में इफ्यूजन भी हो जाता है, मतलब कि उसमें कुछ सिक्रीशन हो जाता है। चूँकि जॉइंट है एक बंद कमरा जैसा है, उसमें अगर 1 ml भी अगर सिक्रीशन जमा हो गया, जो इफ्यूजन हो गया, तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। उसको सबसाइड कराने के लिए दूसरे दवा जैसे हम लोग देते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन मिला हुआ दवा सब देते हैं जिससे सूजन घट जाए, चाहे सिरसियोपेप्टिडेज भी देते हैं। तो वो एज के हिसाब से है कि उसका डोज डिमार्केशन है, तो इसको नियमित ढंग से देना चाहिए और पूरा पेन सबसाइड कर जाने तक देते रहना चाहिए। उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन भी कराना है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि दवा तो चलेगी ही, साथ में उनको एक्सरसाइज भी बताना है। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब समझाना है, पैसिव एक्सरसाइज का मतलब समझाना है। अगर आप मरीजों के साथ क्या होता है कि वो पेन होता है तो जोड़ को हिलाना डुलाना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हाथ हो चाहे पैर हो जाम हो जाता है। तो ये भी अर्थराइटिस का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम लोग पोस्ट इन्फेक्शन स्टिफनेस कहते हैं। उसको दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिव एक्सरसाइज ही होना चाहिए,
मेजॉरिटी केस में एक्टिव एक्सरसाइज का ही हम लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन पैसिव एक्सरसाइज में भी उसका कुछ रोल है जो इनिशियल स्टेज में किया जाता है, और मरीज को असिस्ट करा करके पैसिव एक्सरसाइज कराना चाहिए, अन्यथा उसमें और जोड़ में डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्टिव एक्सरसाइज में डैमेज होने की संभावना कम रहती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दवा तो है ही, और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज होना, वेट रिडक्शन कराना, ये सब भी है। वज़न भी घटना है। हमारे यहाँ नॉन स्पेसिफिक अर्थराइटिस का भी मरीज बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो यूजुअली जेनेटिक्स प्रॉब्लम वाले लोग रहते हैं, जैसे जो 50+ के मरीज हैं, हाँ, वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उसमें आजकल से हमारे यहाँ बहुत सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी, जो आम जनता में वज़न जो है, उनका शरीर का वज़न वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिसके कारण हम लोग के हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट पेन हो रहा है वो मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, मतलब ठेवना का। तो उसको हम लोग उनका एक्सरे करा के उनका रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन करते हैं, और ब्लड का भी जांच कराते हैं। उसमें उसको हम लोग ग्रेड में बांटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, वो रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और उसके हिसाब से उनका इलाज करते हैं। यूजुअली ग्रेड 2 तक का इलाज दवा से हो जाती है, लेकिन और ग्रॉस डिस्ट्रक्शन हो जाने के बाद ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जब मरीज पहुंच जाता है, तो ऑपरेशन के अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचता है। जैसे आजकल THR और TKR का नाम हम लोग सुनते हैं, टोटल एल्बो, टोटल शोल्डर भी होना शुरू हो गया है पटना जैसे शहर में, तो इस भी है। तो इसलिए कोशिश करना है कि मरीज को ग्रेड 2 पर ही ट्रीट कर दिया जाए, जिससे उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, और दवा से इलाज हो जाए। सर एक्सरसाइज में क्या करें, वो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, तो पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप एक्टिव क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज कीजिए। उसको नॉन वेट, उसको वज़न उठाने के लिए नहीं कहते हैं, फॉरवर्ड बेंड करने के लिए नहीं कहते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं कहते हैं, वज़न घटाने के लिए कहते हैं। शरीर का वज़न कम रहेगा तो जोड़ों पर कम असर पड़ेगा, तो उनका रिहेबिलिटेशन ज़्यादा होगा, अच्छा तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे। जैसे हिप का है, तो हिप में मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, और उसके लिए हम लोग के पास एक असिस्टेंट होते हैं जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो उनको गार्डेड एक्टिविटी के साथ उनको असिस्ट करके एक्सरसाइज भी करवाते हैं। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। दवा से ज़्यादा एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दवा हमारे पास आती है, चाहे वो पैरासीटामॉल ही क्यों ना हो, और उसके आगे की जितनी भी दवा, सारे दवा लीवर और किडनी को कुछ ना कुछ डैमेज करती है। यही सवाल मेरे मन में आ रहा था कि सर ये जो एलोपैथिक दवा कहा जाता है कि पेनफुल जो दवा है वो किडनी या लीवर को डैमेज करती है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग ब्लड का पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट का, किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देख लेते हैं, और कि पेशेंट के लिए ऑप्टिमम है कि नहीं, और ऑप्टिमम डोज चलाना है। ये जो एक्सटर्नल ऑइंटमेंट जो होता है वो लगाना चाहिए कि नहीं? एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगाने से, जो हम लोग ऑइंटमेंट देते हैं उसको हम लोग वो लोकल हीलिंग में, माने लोकल जो पेन है उसको सबसाइड कराने के लिए कर देते हैं, लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। आपको 2 से 4 घंटा का रिलीफ मिलता है, और चूँकि पेशेंट वो क्रोनिक हो जाते हैं धीरे धीरे दर्द को बर्दाश्त करते करते, तो उनके लिए वो कोई खास इफेक्टिव नहीं रहता है। तो उनको देना चाहिए इनिशियल स्टेज में, लेकिन लेटर ऑन उनको ऑइंटमेंट के बजाय उनका लाइफ का मॉडिफिकेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, ये उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फूड हैबिट्स बदले, जंक फूड नहीं खाएं। जंक फूड आजकल का हमारे सोसाइटी में जंक फूड का बहुत बड़ा रोल हो गया है। आम घरों में देखा गया है कि अरे कुछ नहीं हुआ, अच्छा घर में खाना नहीं है तो कोई बात नहीं है, पिज़्ज़ा मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, हाँ जोमेटो से मंगा लो। तो ये इस आदत को पर थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, क्या कि ये हम लोग को
ओबेसिटी को प्रमोट करता है। जी। और आपको आप जितने भी स्पाइसी फूड हो, जंक फूड खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, और वेट जब भी बढ़ेगा तो आपको अर्थराइटिस होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, ये होना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका प्रॉब्लम बढ़ते चला छोटे बच्चों में भी आजकल आर्थराइटिस देखा जा रहा है सर, उनका क्या है? छोटे बच्चों में यूजुअली जो अर्थराइटिस देखा जा रहा है वो स्पेसिफिक हो रहा है, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे कोई रूमेटिक फीवर हो गया हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसका टॉक्सिन रिलीज होता है, और उसी टॉक्सिन जोड़ का जो झिल्ली होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, और उसके चारों तरफ जो साइनोमियम रहता है उसको खा जाता है। तो उसका भी रोग को पहचान कर पहले रोग का इलाज करना है और तब अर्थराइटिस का भी इलाज करना है। जैसे भी बच्चों में मोस्ट कॉमन आजकल के डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि रूमेटिक फीवर के मरीज बहुत सारे रहते हैं। उसमें सिर्फ जोड़ ही नहीं, उनका हार्ट भी होता है, उनका स्किन भी खराब हो जाता है। तो उस बात का ध्यान रखना है, और इस टू द काउज का इलाज सबसे ज़रूरी है। आप अगर रोग को पहचान गए हैं तो रोग की पहचान करके पहले रोग का इलाज करें और साथ में अर्थराइटिस का भी इलाज करें। बच्चों के लिए तो अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं। जी जी जी। जनरली देखा जा रहा है सर 20-22 बरस के बच्चों में ये ज़्यादातर आ रहा है अब रूमेटिक जो फीवर है। रूमेटिक फीवर यूजुअली एडोलसेंट के फेज में ज़्यादा मिलता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मॉडर्न डे बच्चों में भी जिनके उम्र 20 साल के ऊपर हो गई है उनमें भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, और उनका ओबेसिटी भी। और हम लोग को देश को कहा जाता था कि अंडर नरिश्ड कंट्री, लेकिन आज के युग में अब देखा जाता है कि हम लोग का कंट्री माल नरिश्ड है, ओवर वेटेड है। चाहे वो आम सोसाइटी हो, मध्यवर्गीय परिवार में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। अपर ग्रेड में तो था ही, थोड़ा सा लोअर ग्रेड में अभी भी कम है, क्योंकि वो लोग मैनुअल वर्कर ज़्यादा होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, तो उनकी एनर्जी की खपत ज़्यादा है। हम लोग के यहाँ स्टोर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वजन बढ़ता है और फिर अर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो ले दे करके हम लोग का फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप ट्रीट द काउज फर्स्ट है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, कि पहले ट्रीट द काउज। यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ द रीजन, ये ओबेसिटी हो क्यों रहा है। उनकी फूड हैबिट्स को बदलना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान रखना। नियमित योगा करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग, वॉकिंग, वो सारे चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। चूँकि हाँ, आजकल के डे टू डे लाइफ में गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है शहरों में, तो मरीजों को इससे दिक्कत तो ज़रूर हो रही है। लेकिन सरकार हमारी आजकल ढेर सारा पार्क पटना में तो बना रही है, और उसमें ओपन जिम भी दिया जा रहा है। इस बात को देखते हुए तो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मरीजों को भी समझा रहे हैं कि आप अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित रखें, आप रोग से दूर रहें और स्वच्छ वातावरण में रहें, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अन्यथा आप अर्थराइटिस के मरीज हो जाएंगे तो बहुत कम उम्र में ही आपको जोड़ में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर आपके वर्क प्रोडक्शन जो आपके से एक्सपेक्ट किया जाता है वो घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी घटती चली जाएगी। तो उस सब बात को ध्यान रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट के अलावा एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, जॉइंट पेन से बचना है तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, खान पान पर ध्यान दें। अगर खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा से आपको आर्थराइटिस होना ही होना है, ऐसा क्या कहना है। तो आर्थराइटिस से बचने के लिए पहले तो मतलब एक्सरसाइज करें और पेनफुल दवा कम खाएं। पेनफुल दवा का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी पेनफुल जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो लीवर और किडनी को कुछ ना कुछ परसेंटेज तो डैमेज करता ही है, इसलिए उसको अवॉइड करें जितना हो सके। लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर खाएं, और डॉक्टर से बिना पूछे नहीं खाएं। जो डॉक्टर आपको जो ऑथराइज डॉक्टर है, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन में है, जो आपको स्पेसिफिक लगेगा वो खुद प्रेस्क्राइब करके आपको बतावेंगे। वो अपने मन से गए और दवा की दुकान से 2 ई टैबलेट खरीद के खा लिए, तो 2 कम्बीफ्लाम खा रहे हैं, तो 2 पैरासीटामॉल खा रहे हैं, तो कभी टोरिकॉक्सिब खा रहे हैं, ये काम ना करें।
और वो क्योंकि कोई भी डॉक्टर पढ़ लिख करके आता है और वो आपको समझाता है कि किस दवा की कितना दिन कोर्स है निर्धारित है, और आप जाते हैं किसी भी केमिस्ट के यहाँ से कुछ भी खरीद के खा लेते हैं, तो उसमें डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमसे मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवा ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।